दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में और साथ ही साथ लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए दोस्तों आज ही हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये चार्टर अधिनियम जो आया था दोस्तों, क्यों आया था, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, उन सभी तथ्यों के बारे में दोस्तों आज पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है ये 98 लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों कुल 97 क्लास आपको दिया गया है, जिसमें शुरुआत से लेकर 45 क्लास तो प्राचीन इतिहास का है, 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक की जो क्लास मिडावल हिस्ट्री से संबंधित है, और आगे 92 नंबर से जो क्लास अभी चल रही है दोस्तों, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्लास है। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो एक बार शुरू से आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। केवल सवालों के साथ साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि सीरीज को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि किताब लेकर के आप खाली सवालों को हल करिएगा, सारे सवाल ऑटोमेटिक हल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज दोस्तों 2911 से लेकर के दोस्तों 2940 तक के सवालों को हम लोग हल करने चल रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल स्क्रीन पर दिए गए, एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ। लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में कहां पर सैनिक विद्रोह हुआ था? इसके पहले एक और सैनिक विद्रोह हमने पढ़ा था, लेकिन वो वेल्लोर में सैनिक विद्रोह पड़ा था। वर्ष 1806 में सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, जॉन बार्लो के समय में। ठीक है, वो पढ़ा था हमने। यहां पर दोस्तों अगला सैनिक विद्रोह है, उसके बारे में आपको बताना है। 1822 में जो टेनेंसी एक्ट आया था, ठीक है, वो टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम दोस्तों ये किसने लागू किया था वो आपको बताना है। किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन हुआ? पिंडारियों के ऊपर एक अच्छी सी मूवी आ गई होगी दोस्तों, आई थी बीच में, सलमान खान की मूवी थी, आपने देखा होगा पिंडारी। इसमें सलमान खान स्वयं भी पिंडारी रहता है और मूवी का नाम है वीर। आप एक बार जाके देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो पिंडारियों का दमन दोस्तों किस गवर्नर जनरल ने किया था ये भी आपको बताना है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें दोस्तों यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया, क्या संधि हुई, उस संधि में क्या कुछ बाहर आया, वो सारी चीजें। अंग्रेज और गोरखों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? भारत का पहला वर्नाकुलर समाचार पत्र का नाम क्या था? इस तरह के बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से शानदार बैच लॉन्च हुआ दोस्तों, फाउंडेशन बैच, जबरदस्त बैच है। आप अपनी तैयारी को गजब का मजबूत कर सकते हैं। अभी पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच आया है दोस्तों, विश्वास कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। स्टडी 91 अगर आपको कुछ दे रहा है तो वाकई क्वालिटी कंटेंट होगा, तभी दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अन्यथा मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। ठीक है, तो यहां पर पॉलिटी का और हिंदी का दोस्तों आपको मिल जाएगा। बाकी के भी दोस्तों बैच आ रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कौन कौन सी बैच आ चुके हैं, उसको कैसे ज्वाइन किया जाए। ठीक है, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों आज हमारा 98वां लेक्चर है। 2911 से लेकर 2940 तक के सवालों को पढ़ने चल रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उससे संबंधित सवाल भी देखा जाएगा। पहला सवाल क्या लिख रहा है? लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद, चलो बता दो मुझे, लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो सन 1807 से लेकर के 1813 ईस्वी तक दोस्तों कौन रहा बंगाल का गवर्नर जनरल? याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का जीजे लिख दे रहा हूं दोस्तों, जीजे यानी गवर्नर जनरल, ये रहा लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लिख रहा है इसके बाद दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद रखिएगा यहां पर नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग का। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर इसके पहले हमने एक वारेन हेस्टिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? हमने एक नाम पढ़ा था वारेन हेस्टिंग। दोस्तों वारेन हेस्टिंग अलग व्यक्ति है और लॉर्ड हेस्टिंग क्या है? अलग व्यक्ति। वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1772 से लेकर के 1785 तक था। ठीक है, और अभी वापस जा चुका है, दोबारा नहीं आएगा भारत। ठीक है, इसका नाम वारेन हेस्टिंग है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है दोस्तों कितना है? तो याद रखेंगे 1813 से लेकर के 1823, 10 साल के लंबे पीरियड के लिए दोस्तों यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। लिख रहा आंग्ल नेपाल युद्ध कब और किसके मध्य दोस्तों लड़ा गया, आपको बताना। तो पहला सवाल है कब लड़ा गया आंग्ल नेपाल युद्ध? तो याद रखिएगा 1814 में, आने के ठीक बाद दोस्तों 14 से 16 तक यह आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया है। और इसमें दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ है? तो आंग्ल मतलब अंग्रेजों के बीच में, वर्सेज दोस्तों नेपाल। ठीक है, तो अंग्रेज और नेपाल लड़े थे। नेपाल से दोस्तों अमर सिंह थापा का नाम सुना होगा आपने, अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा नेतृत्व कर रहे थे, बाद में हार जाते हैं और अंग्रेज यहां जीत जाते हैं। इस प्रकार से
आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है, जो कि 14 से 16 तक दोस्तों लड़ा गया, 2 साल तक। ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा अंग्रेज और गोरखों के मध्य, जी हाँ दोस्तों, गोरखों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। यहां पर आपने संगोली की संधि या सुगौली की संधि सुना होगा। ठीक है, संगोली या फिर सुगौली की संधि सुना होगा दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, संगोली की संधि। ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये गोरखाओं के बीच में होता है। गोरखा दोस्तों कहां के रहते हैं दोस्तों? ये वो नेपाली ही रहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा 1816 में दोस्तों गोरखों और अंग्रेजों के बीच में ये संगोली की संधि होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब संगोली की संधि में होता क्या है वो सुनिए। लिख रहा किस संधि से अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, ये 4 बड़े क्षेत्र दोस्तों जो प्राप्त होते हैं, तो याद रखेगा संगोली की जो संधि रहती है उसी से दोस्तों अंग्रेजों को प्राप्त होता है। ठीक है, संगोली की संधि से ही दोस्तों अंग्रेजों को क्या प्राप्त होता है? सवाल आता है शिमला किस संधि से प्राप्त हुआ? संगोली की संधि से। मसूरी उसी से प्राप्त हुआ। रानीखेत और नैनीताल, ये 4 बड़े क्षेत्र। साथ ही साथ दोस्तों एक और निर्णय आया, क्योंकि गोरखा हार चुके थे तो नियम यह आया दोस्तों कि नेपाल की जो राजधानी थी काठमांडू, उस समय राजधानी नहीं थी, लेकिन काठमांडू में याद रखेगा अंग्रेज सैनिक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, सैनिक क्वार्टर बनाया जाएगा दोस्तों, या फिर वहां पर सैनिक रखने के लिए अड्डा बनाया जाएगा दोस्तों, या फिर इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद उसका नाम है ब्रिटिश रेजिडेंट। एक बार आप चेक करिएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश रेजिडेंट यहां पर बनाया जाएगा, जहां पर अंग्रेजी सैनिक रहेंगे काठमांडू में, ताकि हमेशा के लिए नेपालियों पर, गोरखाओं पर नियंत्रण किया जा सके। ये इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, संगोली की संधि हुई कब दोस्तों? याद रखेगा 1816 ईस्वी में दोस्तों संगोली की संधि हुई है। अगला सवाल लिख रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया? जहां दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? तो याद रखेगा वो हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था, 1817 से 18 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जब ये वाला युद्ध समाप्त होता है आंग्ल नेपाल, तो नेपाल के ठीक बाद दोस्तों 1718 में दोस्तों ये आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इस समय दोस्तों कौन गवर्नर जनरल है? तो इस समय जीजे कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, जीजे है लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने एक बात याद रखेगा, लॉर्ड हेस्टिंग, मैंने बहुत गवर्नर जनरल का कार्यकाल देखा, पढ़ा उनके बारे में, और कुल मिला जुला के यही निचोड़ निकला कि लॉर्ड हेस्टिंग एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने जो लड़ाई लड़ा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, मतलब खत्म। जैसे यहाँ आंग्ल नेपाल युद्ध हो रहा है ना, एक ही बार हाथ लगाया लॉर्ड हेस्टिंग ने, कहानी खत्म, दोबारा कभी आंग्ल मैसूर युद्ध का नाम नहीं आएगा। यहाँ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, दोबारा कभी आंग्ल मराठा युद्ध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया, पेशवा पद को समाप्त कर दिया। लो, बातें खत्म। ठीक है, आज के बाद कोई पेशवा रहेगा ही नहीं, नौटंकी खत्म, हमेशा के लिए काम खत्म। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जिसको पकड़ा, चाहे पिंडारियों को पकड़ा, दमन कर दिया, तो खत्म, मतलब कुछ बचेगा नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग है, आप समझते चलिए। अभी 2 युद्ध बताए हूं, आगे पढ़िए। लिख रहा किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन हुआ? तो याद रखेगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही दोस्तों पिंडारियों का दमन हुआ। ठीक है, और पिंडारियों का दमन का टाइम क्या था दोस्तों? वही सन 1817-18, जो यहाँ पर पेशवाओं के दमन का काल था, वही दोस्तों पिंडारियों के दमन का भी समय है। अच्छा, पिंडारी नेता दोस्तों कौन कौन थे? तो कई पिंडारी नेताओं से सवाल आते हैं दोस्तों। पिंडारी नेता कौन कौन थे? तो एक नेता का नाम था चीतू। क्या नाम था दोस्तों? चीतू। नाम पूछता है, याद रखेगा। एक नेता का नाम था चीतू। एक दूसरा नेता था दोस्तों जिसने आत्महत्या कर लिया, वासिल मोहम्मद उसका नाम था। क्या नाम था? वासिल मोहम्मद। वासिल मोहम्मद। आगे चल के दोस्तों ये आत्महत्या कर लेता। अब आप कहोगे सर क्यों आत्महत्या कर लिया, क्या रीजन था? तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा उसके लिए, आपको पेड क्लास में। ठीक है, और एक नेता था दोस्तों करीम खां। कौन था दोस्तों? करीम खां। इस तरह से 2-4 नाम याद रखिएगा। अगर आपने वीर मूवी देखेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा दोस्तों इस सीन समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत शानदार मूवी भी है। ठीक है, आगे देखिए, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु दोस्तों किस स्थान पर हुई? जी हाँ दोस्तों, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु किस स्थान पर हुई दोस्तों, ये आपको बताना। बाजीराव द्वितीय की बात कर रहा है तो याद रखेगा इनकी मृत्यु हुई दोस्तों कानपुर के निकट बिठूर में। कानपुर के निकट
बिठूर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई है। एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है, एक स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अगर अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने, तो एकमात्र ही काम है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने, याद रखेगा, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त कर दिया। प्रेस पर प्रतिबंध को दोस्तों इसने समाप्त किया। अपने जीवन में अगर कोई ठीक ठाक एक आध अच्छा काम किया है इसने, तो इसी ने किया था, ठीक है। अच्छा, ये प्रेस पर प्रतिबंध लगा कब था दोस्तों? तो 1799 ईस्वी में लगा था, और वो आकर के दोस्तों हेस्टिंग के समय में दोस्तों क्या हुआ है, प्रेस प्रतिबंध समाप्त हुआ। इसी प्रतिबंध पर को समाप्त होने के बाद दोस्तों तमाम तरह की पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों का दोस्तों भारत में प्रकाशन शुरू हुआ। अगर ये समाप्त नहीं होता तो शायद नई पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र नहीं आते। लिख रहा है सन 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट, इसी टेनेंसी एक्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। इस काश्तकारी अधिनियम को दोस्तों किसने लागू किया था? तो भाई जाहिर सी बात है किसने लागू किया था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग इसी ने दोस्तों इसे लागू किया था, ठीक है। आपको पता होगा लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों 1813 में आया है और 1823 तक रहेगा, ठीक है। अब जिस बच्चे को 23 याद रहेगा तो 22 वाला बात बता ही देगा, ठीक है, कि 1822 में जो टेनेंसी एक्ट आया, काश्तकारी अधिनियम आया है, वो इसी के समय में लाया गया था, ठीक है। लिखा है लॉर्ड हेस्टिंग के बाद अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो इसके पहले भी दोस्तों हमने वारेन हेस्टिंग के बाद जैसे मेटफर्सन चुना था, आपको याद होगा, ठीक है। पहला दोस्तों अस्थाई गवर्नर जनरल चुना गया था मेटफर्सन को। किसे चुना गया था? मेटफर्सन को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पे अस्थाई गवर्नर जनरल किसे चुना गया था? तो आपको याद होगा दोस्तों क्लार्क को। किसे दोस्तों? क्लार्क को, अलॉर्ड क्लार्क। इसका नाम क्या था? अलॉर्ड क्लार्क। पूरा लिखना पड़ेगा, यही याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम तीसरे अस्थाई गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जॉन एडम्स। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है जॉन एडम्स। जी हाँ दोस्तों, थोड़े समय के लिए दोस्तों जॉन एडम्स आया है लॉर्ड हेस्टिंग के बाद, ठीक है। अब लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 13 से 23 तक चला, तो जाहिर सी बात है 23 में आएगा दोस्तों। ये जनवरी 23 से रहता है, जनवरी 1823 से लेकर के दोस्तों कब तक रहेगा? तो याद रखेगा अक्टूबर नवंबर तक रहता है दोस्तों 1823 में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक नहीं, सॉरी, जनवरी, आठवां महीना कौन सा आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7वां 8वां अगस्त तक एक बार चेक कर लीजिएगा इसको भी। अगस्त सही है, अक्टूबर नहीं आएगा। अगस्त 1823 तक दोस्तों ये जॉन एडम्स दोस्तों रहता है भारत में, ठीक है। अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। ये ठीक लॉर्ड हेस्टिंग के बाद आया था, ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है जॉन एडम्स के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन बना? तो परमानेंट गवर्नर जनरल बन के आता दोस्तों लॉर्ड एम हर्स्ट। कौन आता दोस्तों? लॉर्ड एम हर्स्ट आता है, याद रखेंगे, लॉर्ड एम हर्स्ट। और इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? तो इसका टाइम पीरियड है 1823 से लेकर के 1828 तक। जी हाँ दोस्तों, 1828 में जब चेंज होगा ना, तब आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, ठीक है, तो वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों 23 के बाद 28 आएगा, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। 23 से लेकर 28 तक जो पीरियड था ये लॉर्ड एमहर्स्ट का था, ठीक है। लिख रहा प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब लड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, आंग्ल वर्मा युद्ध, वर्मा तो आप जान ही रहे होंगे दोस्तों, भारतीयों को समुद्री रास्ते का प्रयोग बंद कर दिया गया था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया। तो पहला आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? ये 24 से लेकर 26 के बीच में लड़ा गया। 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। और याद रखिएगा, अब इस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? तो लॉर्ड एम हर्स्ट है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड एम हर्स्ट है। तो ये भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। लिख रहा है ब्रिटिश सेना वर्मा की सेना को परास्त कर, जो ब्रिटिश सेना थी, जो अंग्रेजों की सेना थी, उसने क्या किया? वर्मा की सेना को परास्त कर दिया। और परास्त करके दोस्तों कौन सी संधि करता है यहाँ पर? तो याद रखेगा 1826 ईस्वी में यहाँ पर होता है यांगडबू की संधि। कौन सी होता है दोस्तों? यांगडबू की संधि। जी हाँ दोस्तों, यांगडबू की संधि याद रखेंगे, वर्मा के साथ किया गया है अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1826 में। जबकि संगोली की संधि 1816 में किया गया था, ये ठीक 10 साल बाद 26 में किया गया है। संगोली वाला नेपाल के साथ किया गया है और यांगडबू वाला ये वर्मा के साथ किया गया है, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड एम हर्स्ट के कार्यकाल में कहां पर दोस्तों सैनिक विद्रोह हुआ था? इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों वर्ष 1806 ईस्वी में दोस्तों वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। आपको याद होगा वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? तो याद होगा दोस्तों 1800 कौन था दोस्तों? 2 साल के टाइम पीरियड के लिए दोस्तों आया था, केवल 2 साल के लिए, जॉन बार्लो। कौन आया था दोस्तों? जॉन
बार्लो, जॉन बार्लो के समय में हुआ था। अभी जो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि एमहर्स्ट के कार्यकाल में कहाँ का सैनिक विद्रोह हुआ, तो बैरकपुर का हुआ था। वो हुआ था दोस्तों 1824 ईस्वी में, ठीक है, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, ठीक है, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ है, याद रखेंगे, सैनिक विद्रोह, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। अब आपसे क्या करता है परीक्षा में ना, परीक्षा में आपसे देता है सीक्वेंस, ठीक है। जैसे वेल्लौर का सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो 1806 में, और 6 चौका 24 में, याद रखेगा ये बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है, 24 में। 24 वाला एमहर्स्ट के कार्यकाल में और 6 वाला जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद अस्थाई गवर्नर जनरल। देखिए इसके पहले अस्थाई गवर्नर जनरल था, वो भी हमने पढ़ा। इसके पहले दोस्तों किसके पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था जॉन एडम्स के बारे में, ठीक है भाई। यहाँ हेस्टिंग के बाद एडम्स आया, और एडम्स के बाद दोस्तों कौन आ गया है, ये आपका आ गया है लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। तो एमहर्स्ट के पहले एडम्स था, और एमहर्स्ट के बाद भी दोस्तों यहाँ पर अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों कौन आया है, तो बटरबर्थ, ठीक है, विलियम बटरबर्थ। क्या नाम है, विलियम बटरबर्थ। क्या नाम है दोस्तों, बटरबर्थ नाम है, बटरबर्थ बेले नाम है, ठीक है, विलियम बटरबर्थ बेले। अब आपने पढ़ा दोस्तों कि दोस्तों 23 से लेकर 28 तक तो यही था, लॉर्ड एमहर्स्ट था। फिर 28 में दोस्तों आता है मार्च से लेकर जुलाई महीने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे मार्च 1828 से लेकर के जुलाई 1828 तक के लिए दोस्तों याद रखेंगे कौन है यहाँ पर, तो बटरबर्थ है, विलियम बटरबर्थ नाम है। इसके पहले एडम्स था, ठीक है, जॉन एडम्स था, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे, वो भी अच्छा सवाल है। अच्छा याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आपको विश्वास हो जाएगा कि किताबों में ही उतना कंटेंट है कि जितना और वो में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, भाई जब आपसे हम 2 रुपए लेंगे किसी काम के लिए, तो वहां पर कंटेंट कितना अच्छा होगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो रही हो कि सर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो ऑफिस टाइम में दोस्तों कॉल कीजिए। ऑफिस टाइम मतलब सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक दोस्तों इस नंबर पे कॉल करेंगे तो सुविधा मिलेगी, संडे को छोड़ करके। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, कोई बच्चा रात को 11 बजे फोन करता है, कैसे बताइए कैसे हम आपको सुविधा दे दें। भाई सबका ऑफिस टाइम होता है ना, और हम लोग बड़ा इत्मीनान से काम करते हैं, रोज का काम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का काम है, ठीक है, रोज यही काम करना है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर होना चाहिए। ये किताबें दोस्तों ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन में दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, हमारे अपने वेबसाइट, एप्लीकेशन हर जगह से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग जो था दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा है। हेस्टिंग दोस्तों वही है जो 13 से लेकर 1823 तक दोस्तों गवर्नर जनरल के रूप में रहा है, ठीक है। करा भारत में किस नई नीति को इसने पेश किया था, तो इसके समय में एक नई नीति आई थी, उसको कहा जाता था परमाउंटसी। क्या कहते थे दोस्तों, परमाउंटसी। ये परमाउंटसी क्या होता था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें कहा जाता था कंपनी सर्वोपरि है। कंपनी क्या है दोस्तों, कंपनी सर्वोपरि है। इसका मतलब समझते हैं कि कंपनी का आदेश, कंपनी का निर्णय, उसे कोई नहीं टाल सकता, वो सर्वोपरि है, और इसी को कहा जाता था परमाउंटसी। क्या कहते थे, परमाउंटसी। और इसीलिए तो दोस्तों हेस्टिंग के समय हमने देखा कि इसने जितना भी लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उसमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा वर्जन नहीं आया, ठीक है, सीधा एक वर्जन पे काम खत्म, ठीक है। लिख रहा किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल हस्तक्षेप और युद्ध की नीति के लिए जाना जाता है। वो जानबूझकर हस्तक्षेप करता था और जानबूझकर दोस्तों युद्ध करता था। उसका नाम ही क्या था दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग। और जहां जहां हाथ लगाया, मैंने आपको क्या समझाया, जहां जहां हाथ लगाया उसका कोई वर्जन नहीं आया, ठीक है, जहां जहां हाथ लगाया उसका कोई वर्जन नहीं है। 2 बड़े युद्ध लड़े गए दोस्तों। एक हमने बताया था आंग्ल नेपाल युद्ध, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आंग्ल मराठा युद्ध पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है। आंग्ल नेपाल और आंग्ल मराठा, ये दोनों युद्ध का दोस्तों पूरी तरह से इसने अंत कर दिया। लिख रहा है किसने सेंसरशिप का उन्मूलन किया। देखिए थोड़ा सा भाषा खाली यहाँ पे चेंज किया, इसके पहले भी मैं इस तरह के सवाल करा चुका हूँ आज की क्लास में, लेकिन आपको लगा नहीं होगा, ठीक है। मैंने पीछे बताया दोस्तों पत्रकारिता संबंधित ना कि उस पर से दोस्तों प्रतिबंधों को हटा दिया, और आपको बताया था लॉर्ड हेस्टिंग ने अपने जीवन में एक अच्छा कोई काम किया तो यही प्रतिबंध को हटाया है, वही है दोस्तों सेंसरशिप का उन्मूलन। तो सेंसरशिप का उन्मूलन भी किसने किया था, याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। और सीधे से आपको बताया मैंने कि अपने जीवन का एक अच्छा काम अगर इसने किया है तो यही काम है दोस्तों सेंसरशिप का उन्मूलन, क्योंकि इसके बाद दोस्तों कई सारी किताबें और कई सारे समाचार पत्र भारत में आए हैं। लिख रहा भारत का पहला
वर्नाक्युलर समाचार पत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? वर्नाक्युलर समाचार पत्र। वैसे आपने पीछे बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर वर्नाक्युलर की जब बात आएगी ना तो आप बताइएगा समाचार दर्पण। जी हाँ दोस्तों, समाचार दर्पण को वर्नाक्युलर समाचार पत्र कहा जाता है। यह सन 1818 में आया था, सन 1818 में। और वैसे भी हिस्ट्री का टाइम पीरियड दोस्तों 13 से 23 तक था। ठीक है, लिख रहा है किसने? पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दोस्तों किसने दिया है? तो ये अलग व्यक्ति है, इसका नाम है मैलकल। क्या नाम है दोस्तों? मैलकल नामक एक व्यक्ति है दोस्तों। ठीक है, इसने दोस्तों पिंडारियों को ऐसा कहा है। ठीक है, लिख रहा है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में मद्रास का गवर्नर कौन था? जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में मद्रास का गवर्नर कौन था दोस्तों? तो याद रखेगा सर टॉमस मुनरो। अब तो नाम आपने सुना होगा सर टॉमस मुनरो का। सर टॉमस मुनरो का नाम सुना होगा। वही व्यक्ति है जिसने रैयतवाड़ी प्रथा को जन्म दिया था 1820 में। मैं ये सवाल क्यों बता रहा हूं? ठीक है, 1820 में रैयतवाड़ी। तो अगर सवाल ये आ जाए दोस्तों कि जब साउथ में मद्रास में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में 1820 किसका टाइम पीरियड है? ये लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है, जब दोस्तों क्या लाया गया? ये रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया मद्रास में सर टॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। टॉमस मुनरो के साथ साथ मैंने आपको कैप्टन रीड का नाम भी बताया था, उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा बंबई में महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को दोस्तों किसने लागू किया? देखिए, बंबई में महालवाड़ी और रैयतवाड़ी का मिश्रण जो था दोस्तों, ये लागू करने वाला एक व्यक्ति था एल्फिंस्टन। क्या नाम दोस्तों? एल्फिंस्टन। क्या नाम है दोस्तों? एल्फिंस्टन ने दोस्तों लागू किया था। ये आप तभी, एल्फिंस्टन का नाम आप तभी लीजिएगा जब आपसे महालवाड़ी प्लस रैयतवाड़ी के मिक्स की बात करें। ठीक है, अगर आप अलग अलग जानना चाहते हैं तो रैयतवाड़ी के बारे में जानेंगे कि सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको लाया था। अस्थाई बंदोबस्ती लाने के लिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, और महालवाड़ी को लाने के लिए हार्ट मैकेंजी को जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, एल्फिंस्टन ने दोस्तों बंबई में इसका मिश्रित रूप लेकर आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। लिख रहा है चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी को अगले कितने वर्षों के लिए दोस्तों भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया? तो याद रखेगा 20 वर्षों के लिए। ठीक है, पुनः 20 वर्षों के लिए दिया गया। इसके पहले भी दोस्तों आपको पता होगा कि जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1793 में आया था, वहां भी दोस्तों 20 वर्ष का एकाधिकार 20 वर्ष के दोस्तों का काम किया गया था। और अब वही 20 वर्ष दोस्तों 1813 में पूरा हो रहा था, तो पुनः दोस्तों 20 वर्ष के लिए दिया गया, यानी अगले 20 वर्ष यानी 1833 में एक बार फिर से चार्टर एक्ट आएगा। तो जितने भी चार्टर एक्ट आए ना, ये 20-20 वर्ष के अंतराल पर आए हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति से, ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। ये किस अधिनियम के तहत दिया गया दोस्तों? किस एक्ट के तहत? याद रखेगा जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, ये उसी में दोस्तों प्रावधान किया गया कि कंपनी स्वयं से क्या कर सकती है? अपने हिसाब से अपना गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकती है, या प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती है, या जो बंबई और मद्रास में भी जो गवर्नरों की नियुक्ति होती है वो भी कंपनी अपनी स्वेच्छा से कर सकती है, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति मिली होनी चाहिए। ठीक है, अगर ब्रिटिश राजपद की स्वीकृति है तो कंपनी अपने मन से अपॉइंटमेंट कर सकती है। ये पावर कंपनी को दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला लिख रहा है चार्टर एक्ट 1813 के तहत किसे भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो याद रखेगा ईसाई धर्म प्रचार की। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को दोस्तों अनुमति मिल गई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों की को अनुमति मिल गई कि वो भारत में आकर क्या करते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो पूछता सवाल कि किस एक्ट के तहत दोस्तों इनको जो है ये दिया गया कि वो भारत में आकर अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ये उसी के तहत है। लिख रहा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट, इसमें दोस्तों भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है दोस्तों? व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत से व्यापार कर सकता है, भारत से व्यापार कर सकता है। वह कोई भी ब्रिटिश नागरिक हो, ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल करेगा, कोई भी कर सकता है। हाँ, यहाँ कुछ चीज़ों को दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ों को रोका गया, जैसे चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार को और अफीम के साथ व्यापार को, ये 3
ट्रेडिंग को दोस्तों छोड़ करके बाकी का एकाधिकार दोस्तों समाप्त कर दिया। कहा गया कि ये 3 चीजों को छोड़ करके बाकी किसी भी तरह का व्यापार हो तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, लिख रहा किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। अभी तक कोई भी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अगर कभी इस तरह का सवाल आ रहा है तो बताइए दोस्तों आपकी चार्टर एक्ट 1813 में दोस्तों ये संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। अंग्रेजी साम्राज्य का जो संवैधानिक स्थिति थी उसको स्पष्ट किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा चार्टर अधिनियम 1813 के बाद भारत के अन्य किस क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, इसके ठीक बाद दोस्तों भारत के अन्य किस क्षेत्र पर दोस्तों प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो याद रखेगा 1813 आने के बाद ना महाराष्ट्र पर इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। जो मध्य प्रांत था, जो ये सब ऐसे स्थान थे जहां पर अभी तक प्रभुत्व नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब पर आ गया, सिंध पर आ गया, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा ग्वालियर पर आ गया, साथ में आपने इंदौर पढ़ा था जहां होलकर रहते थे। इन सभी स्थानों पर भी दोस्तों किसका आ गया, कंपनी का प्रभुत्व या फिर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ये 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद। ठीक है, लिख रहा किस अधिनियम द्वारा कुछ शर्तों के साथ सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दिया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही दोस्तों ये पावर दिया गया। वही तो मैं आपको पीछे बताया कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों, कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता है। ये अधिकार केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस 3 चीजों को छोड़ देना वहां पर, चीन के साथ व्यापार को, चाय के व्यापार को और अफीम के व्यापार को। ये 3 चीजों को छोड़ करके बाकी पे काम हो सकता है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया, तो पहली बार दोस्तों यहां पर 1 लाख रुपए निवेश का प्रावधान किया गया शिक्षा में। ठीक है, अभी तक तो अंग्रेज लूटने पाटने में लगे थे, पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों जब यहां पर अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा संबंधी प्रावधान किए जा रहे हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज तो है यार, समय का कभी पता नहीं चलता स्टडी 91 पर कि कब समय समाप्त हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मौजूद है। बाकी किताबें भी हैं। ये वाले जो नोट्स हैं दोस्तों, इन्हें आप डाउनलोड करके PDF मिल जाएगा आपको, तो उसका प्रिंट कराकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी किताबें भी आ चुकी हैं, कोर्सेज आ चुके हैं, तो तमाम चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ है, अगर आपको अच्छा लगे और लग रहा है कि नितिन सर वाकई क्वालिटी कंटेंट वाली चीज़ें ढूंढ कर ला रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां पर वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शिक्षा की पहुंच हो पाए। और एक चीज़ और है दोस्तों, सीक्वेंस अगर आप क्लास को देखेंगे ना, शुरुआत से क्लास को देखिए। हो सकता है कोई बच्चा लेट ज्वाइन करे, किसी को पता ना रहा हो, तो जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इतिहास में मैंने एकदम सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ाया है, तो सीक्वेंस से जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा और अच्छे से तैयारी भी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।